नमस्कार, महीनान के खास वीकली शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। कंपनी नामा में हम आपको कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप से जुड़ी पूरे कारोबारी हफ्ते की बड़ी खबरों के साथ साथ विवादों वाली खबरों के बारे में भी बताते हैं। हालांकि अदानी समूह इस पूरे हफ्ते में ही लाइमलाइट में रहा है, तो उसके बारे में तो आपको पूरा अपडेट देंगे ही, लेकिन उससे पहले आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी अन्य बड़ी खबरों के साथ और पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। इस हफ्ते सबसे बड़ा इवेंट था बजट, और बजट में वित्त वर्ष 2024 के लिए ओएमसीज यानी तेल मार्केटिंग कंपनियों आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल के लिए सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। यह आवंटन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स यानी तेल भंडार को भरने के साथ साथ इन रिफाइनरीज की रेट्रोफिटिंग के लिए किया गया है। रेट्रोफिटिंग यानी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो मशीनों में नहीं लगा था उसे बाद में फिट करना, और इसका उद्देश्य है एमिशन से जुड़े नियमों को पूरा करना। 2 फरवरी को आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल के शेयरों में 1.25 से 2.25% की गिरावट देखने को मिली थी। साथ ही दूसरी खबर में आईओसी ने देश से पहली बार एविएशन फ्यूल के एक्सपोर्ट की शुरुआत की है। कंपनी ने पपुआ न्यू गिनी नाम के देश को 80 बैरल एविएशन गैस का पहला कार्गो एक्सपोर्ट किया। आपको बता दें कि एविएशन गैस का इस्तेमाल छोटे प्लेन्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी यूएवीज को उड़ाने में इस्तेमाल होता है। 30 जनवरी को आईओसी का शेयर करीब 1.25% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। दूसरी खबर की ओर चलते हैं। देश की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी सन फार्मा ने मुंबई की ऑक्सीजन हॉस्पिटल केयर से डिस्पर्जाइम सीडी और फ्लोगम नाम के 3 ब्रांड्स खरीदने की घोषणा की है। इन दोनों ब्रांड्स की खरीद से कंपनी का एंटी इन्फ्लामेटरी पोर्टफोलियो मजबूत होगा। इन ब्रांड्स को ऑक्सीजन ने भारत में 2013 में रजिस्टर और लॉन्च किया था। इन ब्रांड्स का इस्तेमाल एडमा के कंट्रोल में होता है और इससे हीलिंग प्रोसेस तेज हो जाता है। भारत में एडमा, हीलिंग और पेन में इस्तेमाल होने वाले एंजाइम का करीब 500 करोड़ रुपए का मार्केट है। 31 जनवरी को सन फार्मा का शेयर करीब 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। तीसरी खबर, वित्त वर्ष 2023 यानी FY23 में एयर इंडिया कंसोलिडेटेड आधार पर ऑपरेटिंग घाटे से मुनाफे में आ सकती है। बीते वित्त वर्ष यानी FY22 में एयर इंडिया को 7,000 करोड़ रुपए का स्टैंडअलोन ऑपरेटिंग घाटा हुआ था, पर चालू वित्त वर्ष में यह घाटा घटकर 2,450 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो कि वित्त वर्ष 2022 की तुलना में करीब 1/3 होगा। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय रूट्स पर यील्ड में सुधार और खर्चों के बेहतर प्रबंधन के चलते एयर इंडिया और उसकी सब्सिडरी कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस कई सालों के बाद पहली बार ऑपरेटिंग मुनाफा दर्ज कर सकती है। दिसंबर 2022 में एयर इंडिया ने 3,100 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड पैसेंजर आय दर्ज की थी। गौरतलब है कि टाटा समूह ने एयर इंडिया को केंद्र सरकार से जनवरी 2022 यानी करीब 1 साल पहले ही खरीदा था। चौथी खबर, देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की एफएमसीजी सब्सिडरी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड यानी आरसीपीएल ने श्रीलंका की बिस्किट बनाने वाली कंपनी मलिबन के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की है। इस पार्टनरशिप या करार के तहत मलिबन ब्रांड को भारत में लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के इस कदम के चलते कंपनी का मुकाबला ब्रिटानिया, आईटीसी और पार्ले जैसी दिग्गज बिस्किट बनाने वाली कंपनियों से होगा। इन तीनों दिग्गज कंपनियों का भारत के बिस्किट बाजार पर 80% से ज्यादा का कब्जा है। आपको बता दें कि 1954 में स्थापित मलिबन श्रीलंका की दूसरी सबसे बड़ी बिस्किट कंपनी है, जो 35 से ज्यादा देशों को एक्सपोर्ट भी करती है। 1 फरवरी को आरआईएल का शेयर करीब 0.5% गिरकर, पर ब्रिटानिया का शेयर करीब 1.25% चढ़कर बंद हुआ था। पांचवी खबर, जीवीके ग्रुप की दिवालिया कंपनी जीवीके पावर गोविंदवाल साहिब को खरीदने के लिए कुल 12 बोलियां मिली हैं। इन 12 बिडर्स में अदानी पावर, जिंदल पावर और वेदांता जैसी कंपनियों के नाम सामने आए हैं। जीवीके पावर गोविंदवाल साहिब के साथ पीपीए वाली पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन के अलावा शेरिशा टेक्नोलॉजीज, मेगा इंजीनियरिंग और कैप्री ग्लोबल ने भी बोली जमा की है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी की हैदराबाद बेंच ने अक्टूबर 2022 में एक्सिस बैंक की अर्जी के बाद जीवीके पावर गोविंदवाल साहिब के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दी थी, जिसके बारे में हमने आपको एपिसोड नंबर 43 में जानकारी दी थी। आपको बता दें कि जीवीके पावर गोविंदवाल साहिब पंजाब में 270 मेगावाट के 2 थर्मल पावर प्लांट चलाती है और इसके खिलाफ 12 फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ने 6,584 करोड़ रुपए का दावा पेश किया है। 31 जनवरी को जीवीके पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर करीब 2%, अदानी पावर का शेयर 5% गिरकर बंद हुआ था, पर वेदांता के शेयर में करीब 3.5% की मजबूती देखने को मिली थी। छठी खबर, देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल पूरे भारत में अपने एंट्री लेवल प्लान यानी मिनिमम मंथली प्लान की कीमत बढ़ाकर 155 रुपए कर सकती है। देश के कुल 22 में से 18 सर्कल में कंपनी धीरे धीरे अपने एंट्री लेवल प्लान की कीमत 99 रुपए से बढ़ाकर 155 रुपए कर चुकी है और अब इस बाकी बचे सर्कल में भी लागू किया जा सकता है। पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि कंपनी ने 7 सर्कल में अपने सस्ते प्लान को
पहले के मुकाबले करीब 57% महंगा कर दिया है। इससे पहले नवंबर 2022 में एयरटेल ने सबसे पहले 2 सर्कल में यानी हरियाणा और ओडिशा में 99 रुपये वाला प्लान बंद कर दिया था। 31 जनवरी को खबर आने के बाद भारतीय एयरटेल का शेयर हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ था। 7वीं खबर, आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला के बेटे आर्यमान विक्रम बिरला और बेटी अनन्या बिरला को आदित्य बिरला फैशन के बोर्ड में डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है। कुमार मंगलम बिरला के मुताबिक इन दोनों की नए जमाने के बिजनेस मॉडल और ग्राहकों के बदलते बिहेवियर से जुड़ी समझ से आदित्य बिरला फैशन के बोर्ड को एक नई ऊर्जा मिलेगी। आपको बता दें कि अनन्या ने 2017 में स्वतंत्र माइक्रोफिन के नाम से अपनी पहली कंपनी खोली थी, जिसके $1 अरब से ज्यादा के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी AUM है। वही आर्यमान की बिरला ग्रुप के कई कारोबारों में इन्वॉल्वमेंट है और उन्होंने ग्रुप के वेंचर कैपिटल फंड आदित्य बिरला वेंचर्स का भी नेतृत्व किया है। 31 जनवरी को आदित्य बिरला फैशन का शेयर 3.25% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। 8वीं खबर, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने HDFC समूह की एसेट मैनेजमेंट कंपनी HDFC AMC में एबरदीन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट को अपना बाकी बचा पूरा 10.21% हिस्सा बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि एबरदीन इन्वेस्टमेंट को पहले स्टैंडर्ड लाइफ इन्वेस्टमेंट के नाम से जाना जाता था। दिसंबर 2022 में HDFC AMC ने स्टॉक एक्सचेंजों को यह जानकारी दी थी कि यूके की कंपनी एबरदीन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की अपना पूरा हिस्सा बेचने की योजना है। इससे पहले अगस्त 2022 में एबरदीन ने HDFC AMC में खुले बाजार के जरिए करीब 2300 करोड़ रुपए में अपना 5.58% हिस्सा बेच दिया था। 3 फरवरी को खबर आने के बाद HDFC AMC का शेयर करीब 0.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। लेकिन अब रुख करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है ऑन द रडार के जरिए। और सबसे पहले रुख करते हैं अदानी समूह से जुड़ी खबरों का। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से अदानी ग्रुप लगातार सवालों के घेरे में है। हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप के ऊपर अपने शेयरों की कीमतों की हेराफेरी और अकाउंटिंग फ्रॉड से जुड़े आरोप लगाए थे। इस रिपोर्ट में कुल 88 सवाल पूछे गए थे, जिस पर अदानी ग्रुप ने 29 जनवरी को 413 पेज का जवाब दिया था। पर 25 जनवरी से ही शेयरों की पिटाई का सिलसिला शुरू हो गया था। इस बीच 27 जनवरी को अदानी एंटरप्राइजेस का 20,000 करोड़ रुपए का FPO खुला था, जो 31 जनवरी को जैसे तैसे पूरा भरने में कामयाब रहा। हालांकि इस FPO से रिटेल निवेशकों ने दूरी बनाए रखी और इस इशू का बड़ा हिस्सा संस्थागत और HNI निवेशकों ने सब्सक्राइब किया। इसके बाद 1 फरवरी को क्रेडिट स्विस ने अपने प्राइवेट बैंकिंग क्लाइंट से मार्जिन लोन के लिए अदानी के बॉन्ड गिरवी रखने से इनकार कर दिया। इससे शेयरों में गिरावट का नया दौर शुरू हो गया। 1 फरवरी की शाम को खुद गौतम अदानी ने कहा कि नैतिक रूप से ये सही नहीं है, इसलिए FPO वापस लिया जा रहा है। फिर 2 फरवरी को RBI ने अडानी समूह की कंपनियों के लोन और एक्सपोजर की जानकारी मांगी। 2 फरवरी को ही सिटी ग्रुप ने भी अदानी के बॉन्ड गिरवी रखने से इनकार कर दिया। इसके बाद 3 फरवरी को अदानी समूह की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस को डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से 7 फरवरी से हटाने का फैसला लिया गया। निवेशकों को नुकसान से बचाने के लिए NSE और BSE ने अदानी ग्रुप की 3 कंपनियों को एडिशनल सर्विलेंस मार्जिन फ्रेमवर्क यानी ASM में डालने का फैसला लिया। यानी कि अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट और अंबुजा सीमेंट पर इंट्राडे सौदों पर भी ट्रेडर्स को 100% मार्जिन देना होगा। इस पूरे विवाद के बीच 1 हफ्ते के अंदर ही अदानी ग्रुप की सभी लिस्टेड कंपनियों के मार्केट कैप में $100 अरब से ज्यादा की कमी आ चुकी है। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट से पहले अदानी ग्रुप का मार्केट कैप करीब 25 लाख करोड़ रुपए था, जो 2 फरवरी तक घटकर करीब 10.5 लाख करोड़ रुपए हो गया। हालांकि इस मामले के बाद फिच का कहना है कि अदानी ग्रुप और उसकी संपत्तियों की रेटिंग पर कोई तत्काल प्रभाव नहीं पड़ा है और इकरा का कहना है कि हम अदानी ग्रुप की कंपनियों की निगरानी कर रहे हैं। अदानी ग्रुप का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। ML शर्मा ने याचिका दायर कर मांग की है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आरोपों की जांच की जाए, हिंडनबर्ग के खिलाफ मामला दर्ज हो। उधर बांग्लादेश ने भी अदानी पावर के साथ बिजली खरीद समझौते को लेकर समीक्षा की मांग की है। अदानी ग्रुप के शेयरों की लगातार पिटाई होने से गौतम अदानी दुनिया के 20 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट से भी बाहर हो गए हैं। दूसरी खबर, जेट एयरवेज के नए प्रमोटर्स जलान कैलरो कंसोर्टियम यानी JKC के लिए खराब खबरों का दौर खत्म नहीं हो रहा है। इस बार बुरी खबर आई है सुप्रीम कोर्ट से। JKC ने सुप्रीम कोर्ट में NCLAT के फैसले पर रोक लगाने के लिए जनवरी की शुरुआत में अपील की थी, जिसे रद्द कर दिया गया है। दरअसल ये मामला है जेट एयरवेज के पुराने कर्मचारियों के PF और ग्रेच्युटी से जुड़ा बकाया भुगतान का। इस मामले में 21 अक्टूबर 2022 को NCLAT ने JKC को जेट एयरवेज के पुराने कर्मचारियों को PF और ग्रेच्युटी से जुड़े 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की बकाया रकम चुकाने का फैसला सुनाया था। 30 जनवरी को जेट एयरवेज का शेयर करीब 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ था।
तीसरी खबर, कर्ज से तले दबी वोडाफोन आइडिया के बोर्ड ने इस हफ्ते टावर कंपनी एटीसी टेलीकॉम को कन्वर्टेबल डिबेंचर जारी करने की मंजूरी दे दी है। इन कन्वर्टेबल डिबेंचर के जरिए कंपनी को 1600 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। जुटाई रकम का इस्तेमाल एटीसी को बकाया भुगतान के लिए किया जाएगा। आपको बता दें कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके जरिए कंपनियां रकम जुटाती हैं। इसमें पैसा लगाने वाले निवेशक को एक तय दर से ब्याज मिलता है। इस फैसले से पहले 30 और 31 जनवरी को वोडा आइडिया का शेयर 5% से ज्यादा उछला था, पर खबर आने के बाद 1 फरवरी को 5% गिरकर बंद हुआ था। चौथी खबर, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 31 जनवरी को कोलकाता में श्रेय ग्रुप से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की है। करीब 50 से 60 अफसरों की ओर से की गई ये जांच श्रेय ग्रुप की 2 कंपनियों में कथित गड़बड़ियों के चलते की गई है। इन जांच में ऑफिशियल प्रीमाइसिस के अलावा अलीपुर इलाके में स्थित प्रमोटर्स के दफ्तरों की भी छानबीन की गई है। आपको बता दें कि श्रेय ग्रुप की 2 कंपनियों श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस और श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा कोई ताज़ा मामला दर्ज हुआ है या नहीं, इसकी पुष्टि तो नहीं हो पाई, पर ईडी श्रेय ग्रुप को हुए 110 करोड़ रुपए के घाटे की जांच कर रहा है। एसबीआई, यूको बैंक और पीएनबी जैसे कई बैंक इस ग्रुप को दिए लोन को फ्रॉड घोषित कर चुके हैं। इसके अलावा दूसरी खबर में सुप्रीम कोर्ट ने श्रेय ग्रुप की 2 कंपनियों के खिलाफ जारी दिवालिया प्रक्रिया पर रोक लगाने से जुड़ी अर्जी को खारिज कर दिया है। यह अर्जी श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस की प्रमोटर अधिश्री कमर्शियल की ओर से दी गई थी। पांचवी खबर, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई ने फेम स्कीम के तहत मिलने वाली सब्सिडी से जुड़ी जांच शुरू कर दी है। इस स्कीम के तहत कुल 64 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं जो इलेक्ट्रिक वाहन बनाती हैं और सरकार से सब्सिडी पाने की हकदार हैं। 10,000 करोड़ रुपए के आवंटन वाली इस स्कीम के तहत घरेलू इलेक्ट्रिक वाहनों पर कंपनियां 40% तक का डिस्काउंट दे सकती हैं, जिसे बाद में सब्सिडी के रूप में क्लेम किया जा सकता है। पर इन कंपनियों पर आरोप है कि इन्होंने सब्सिडी को गलत तरीके से क्लेम किया है। डीआरआई 2 बातों की जांच कर रहा है। एक, इन कंपनियों की ओर से किए जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के कंपोनेंट के इंपोर्ट्स और दूसरा कस्टम ड्यूटी की संभावित चोरी। हालांकि इन कंपनियों ने इन दोनों आरोपों से इनकार किया है। इसके अलावा 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2024 के बजट में सरकार ने फेम स्कीम के तहत मिलने वाली सब्सिडी को 1 साल के लिए बढ़ाने का फैसला लिया है। छठी खबर, दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही रिलायंस कैपिटल के कर समाधान से जुड़ा विवाद जल्द सुलझता नजर नहीं आ रहा है। दरअसल एनसीएलटी ई ऑक्शन प्रक्रिया के प्रस्तावित दूसरे राउंड के खिलाफ टोरेंट ग्रुप की अर्जी सुनने को तैयार हो गया है। एनसीएलटी ने कहा कि लेंडर्स की ओर से प्रस्तावित चैलेंज प्रोसेस या ई ऑक्शन प्रक्रिया का दूसरा राउंड दिवालिया कानून के नियमों का उल्लंघन होगा। एक तरह से देखा जाए तो यह फैसला टोरेंट ग्रुप की जीत ही है, पर रिलायंस कैपिटल के लेंडर्स इस फैसले को एनसीएलटी में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। अगर ये मामला बाद में सुप्रीम कोर्ट तक भी गया तो हम कह सकते हैं कि टोरेंट ग्रुप जीत से केवल 2 कदम ही दूर है। पर यह मामला है क्या, जरा वो भी समझ लीजिए। 21 दिसंबर 2022 को हुए ई ऑक्शन प्रक्रिया के पहले राउंड में टोरेंट ग्रुप ने 8,640 करोड़ रुपए की रिलायंस कैपिटल के लिए सबसे ऊंची बोली लगाई थी, पर पहला राउंड खत्म होने के अगले ही दिन दूसरे बिडर हिंदुजा ग्रुप ने अपनी बोली बढ़ाने की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद लेंडर्स ने ज्यादा से ज्यादा रकम की रिकवरी की उम्मीद में ई ऑक्शन प्रक्रिया का दूसरा राउंड करवाने का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव के खिलाफ टोरेंट ग्रुप ने एनसीएलटी में शिकायत दर्ज की थी। सातवीं खबर, मिडकैप आईटी कंपनी बिरला सॉफ्ट को लेकर इस हफ्ते 2 खबरें आई हैं और दोनों ही खबरें खराब हैं। पहली खबर यह है कि वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही में कंपनी मुनाफे से घाटे में आ गई है। दूसरी खबर यह है कि मेडिकल उपकरण बनाने वाली यूएस की कंपनी इन्वाकेयर ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। ये कंपनी बिरला सॉफ्ट के सबसे बड़े ग्राहकों में से एक है। गौरतलब है कि अक्टूबर 2019 में कंपनी ने 10 सालों के लिए आईटी सेवाएं मुहैया करवाने के लिए $24 करोड़ की डील इसी कंपनी के साथ साइन की थी, यानी कि बिरला सॉफ्ट को इस डील से करीब $2.5 करोड़ की सालाना आय होने का अनुमान था। पर दिवालिया होने की खबर से 6 से 7 साल की आय जोखिम में आ गई है। 2 फरवरी को बिरला सॉफ्ट का शेयर करीब 8% गिरकर बंद हुआ था, पर दिन के दौरान शेयर 9% तक लुढ़क गया था, जो कि 1 साल में शेयर की सबसे बड़ी गिरावट थी। 8वीं खबर, मेटल माइनिंग क्षेत्र की कंपनी वेदांता ने तमिलनाडु के स्टरलाइट कॉपर प्लांट को बेचने की योजना रद्द कर दी है। इस प्लांट से देश के कुल कॉपर उत्पादन का 40% हिस्सा आता था। तूतीकोरिन स्थित ये कॉपर स्मेल्टर और रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के चलते मई 2018 में बंद कर दिया गया था। एपिसोड नंबर 27 में हमने आपको बताया था कि कंपनी ने इस प्लांट को बेचने के लिए बोलियां मंगवाई हैं, जिसे जमा करने के लिए 4 जुलाई आखिरी तारीख थी। हालांकि कंपनी को कुल 7 बोलियां मिली थी, पर यह सौदा पूरा नहीं हो पाया था और अब यह कंपनी इस प्लांट को शुरू करने के लिए स्थानीय नागरिकों यानी लोकल पॉपुलेशन के साथ मिलकर काम करेगी। आपको बता दें कि लोकल गवर्नमेंट के इस प्लांट को बंद करने के फैसले के खिलाफ कंपनी की अर्जी पर 21 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 31 जनवरी को वेदांता का शेयर करीब 0.25% की बढ़त के साथ बंद हुआ था।
9वीं खबर, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी NCLAT ने CCI के फैसले के खिलाफ गूगल की अर्जी सुनने के लिए 15 से 17 फरवरी का समय निर्धारित किया है। NCLAT ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के जनवरी के आदेश के बाद लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने CCI को जुर्माना लगाने के फैसले पर तो रोक नहीं लगाई थी, पर NCLAT को 31 मार्च तक गूगल की अर्जी सुनने और उस पर फैसला लेने का निर्देश दिया था। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने CCI के फैसले के अनुपालन की डेडलाइन को एक हफ्ता बढ़ाकर 26 जनवरी कर दिया था। आपको बता दें कि अक्टूबर 2022 में CCI ने एंड्रॉयड इकोसिस्टम में दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करने के चलते गूगल पर 1338 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था और दी गई हिदायतों को 19 जनवरी तक मानने का निर्देश दिया था। 10वीं खबर, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी DMRC को अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सब्सिडरी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस DAMEPL को 4,520 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए आखिरी मौका दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली में एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन ऑपरेट करने वाली कंपनी DAMEPL ने मई 2017 में DMRC के खिलाफ आर्बिट्रेशन से जुड़ा एक मामला जीता था। DMRC के वकील ने सारे विकल्पों को एक्सप्लोर करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से 10 दिन की मोहलत मांगी थी। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 13 फरवरी को फाइनल सुनवाई की तारीख तय की है। 1 फरवरी को रिलायंस इंफ्रा का शेयर करीब 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। चलिए, तो ये था कॉर्पोरेट जगत से जुड़ा इस हफ्ते का पूरा अपडेट। आइए बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की स्टार्टअप अपडेट में और पहली खबर की ओर चलते हैं। फिनटेक यूनिकॉर्न रेजरपे के बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म रेजरपे एक्स ने स्टार्टअप्स के लिए फॉरेक्स सर्विसेज शुरू करने की घोषणा की है। नई सेवा भारतीय स्टार्टअप्स को ग्लोबल स्तर पर जुटाई गई रकम को भारत में सीमलेसली ट्रांसफर करने में सक्षम बनाएगी। रेजरपे का नई सेवा के माध्यम से इस साल विदेशी पूंजी जुटाने की संभावना रखने वाले 1000 से ज्यादा स्टार्टअप्स को बेनिफिट करने का लक्ष्य है। अपने बीटा लॉन्च के 3 महीने के अंदर इस सेवा ने 15 से ज्यादा स्टार्टअप्स को सक्षम किया है। 350 करोड़ रुपए के सालाना रन रेट वाले फॉरेक्स सर्विस कारोबार में रेजरपे को उम्मीद है कि अगले वित्त वर्ष में ये 3 से 4 गुना बढ़ जाएगा। दूसरी खबर, दुनिया के सबसे वैल्यूएबल एडटेक स्टार्टअप बायजूस से जुड़ी 2 खबरें सामने आई हैं। पहली ये कि बायजूस ने एक बार फिर से छटनी की है। बायजूस ने कई बड़े अधिकारियों समेत स्ट्रैटेजी, टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट विभाग से करीब 1000 कर्मियों को नौकरी से निकाल दिया है। छटनी के नए दौर में 1 करोड़ रुपए और उससे अधिक सैलरी वाले कई वरिष्ठ कर्मियों को हटा दिया गया है। कहा जा रहा है कि यह छटनी खर्चों में कमी के चलते की गई है। वहीं दूसरी खबर यह है कि बायजूस ने 1-on-1 K-12 ट्यूशंस प्रोग्राम लॉन्च किया है। बायजूस ने बाजार में एक नए टारगेट ग्रुप तक पहुंचने के लिए K-12 1-on-1 होम ट्यूशन पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया है। सूत्रों के अनुसार होम ट्यूशन प्रोग्राम में लगभग 100 टीचर्स हैं और पहले से ही लगभग 650 क्लासेस हो चुकी हैं। अगली खबर भी एक एडटेक स्टार्टअप से जुड़ी है और ये खबर वेदांतु के वित्त वर्ष 2022 के नतीजों से जुड़ी है। वित्त वर्ष 2022 में वेदांतु का घाटा 13% बढ़कर 696 करोड़ रुपए पहुंच गया है। घाटा बढ़ने के पीछे खर्चों में वृद्धि बड़ी वजह है। वित्त वर्ष 2022 में कंपनी का कुल खर्च 19% बढ़कर करीब 891 करोड़ रुपए रहा है और इसमें भी खासकर कर्मचारी खर्च कंपनी के लिए बड़ी चिंता का विषय रहा है। वित्त वर्ष 2022 में कंपनी का कर्मचारी खर्च 20% बढ़कर 489 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा है। चौथी खबर, इस बीच एक और यूनिकॉर्न एडटेक स्टार्टअप फिजिक्स वाला ने 2500 लोगों को भर्ती करने की घोषणा की है। ये भर्तियां मौजूदा तिमाही यानी मार्च 2023 के अंत तक पूरी होगी और सभी वर्टिकल्स में की जाएंगी। गौरतलब है कि ये घोषणा उस समय आई है जब पिछले 1 साल में बायजूस, अनअकैडमी, वेदांतु, फ्रंट रो इत्यादि जैसे एडटेक स्टार्टअप्स ने छटनी की है। आपको बता दें कि फिलहाल 2000 से ज्यादा टीचर्स और एजुकेशनल एक्सपर्ट समेत फिजिक्स वाला की कुल 6500 लोगों की कर्मचारी संख्या है। पांचवी खबर, बाइक रेंटल और ईवी स्टार्टअप बाउंस इन्फिनिटी ने सिकोया कैपिटल समेत अपने मौजूदा निवेशकों से $2 करोड़ की रकम जुटाई है। हालांकि बाउंस की एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स के साथ स्ट्रेटेजिक सेल या मौजूदा राउंड से भी बड़ी फंडिंग की बातचीत चल रही है, पर इस रकम से कंपनी की कैश की स्थिति मजबूत होगी। कुल मिलाकर आज तक इस स्टार्टअप ने $23.4 करोड़ की रकम जुटाई है। गौरतलब है कि यह फंडिंग राउंड की खबर बाउंस की ओर से अपने 3 से 4% स्टाफ को नौकरी से निकालने के कुछ हफ्तों के बाद ही आई है। छठी खबर, इस साल के बजट में विदेशी और प्रवासी भारतीयों को अर्ली स्टेज स्टार्टअप पर लागू विवादास्पद एंजल टैक्स प्रोविजन के दायरे में शामिल करने का प्रस्ताव सामने रखा गया है। बजट के फाइन प्रिंट के मुताबिक स्टार्टअप समेत निजी कंपनियों में अब प्रवासी भारतीयों और विदेशी निवेशकों को प्रीमियम प्राइसिंग पर जारी किए गए किसी भी या सभी शेयरों पर टैक्स का भुगतान करने की आवश्यकता है। निवेशकों और एक्सपर्ट्स के मुताबिक इससे विदेशी एंजल और सीड निवेशकों पर टैक्स का बोझ बढ़ने की आशंका है। इस कदम से सॉफ्टबैंक, टाइगर ग्लोबल, अल्फावेव और सिकोया कैपिटल जैसी विदेशी निवेशकों की ओर से देश में स्टार्टअप से जुड़े निवेश पर असर हो सकता है।
इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, क्योंकि बीते कारोबारी हफ्ते का कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत का पूरा अपडेट हमने आपके सामने रख दिया है। उम्मीद है आपको कंपनी नामा का आज का एपिसोड पसंद आया होगा और ये सारी खबरें आपके काम की होंगी। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा, अपना फीडबैक, अपनी राय और अपनी सलाह हमारे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए, क्योंकि इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आपकी पसंद के बारे में भी पता चलता है। तो मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते नई खबरों के साथ, लेकिन मनी9 के मोबाइल ऐप को अभी डाउनलोड कर लीजिए और चलते चलते बीते कारोबारी हफ्ते में जारी हुए कुछ बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजों पर नजर डाल लीजिए।